हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। जैसा कि अब सी टेट का आपको नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। जिनका यूपी टेट में नहीं हुआ है वो सी टेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए सीडीपी की भी आप लोगों को तैयारी फिर से करनी पड़ेगी। जिनकी छूट गई है उनको नए लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। सी टेट का जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास क्या है कि नेट पे उनके साइट पे कुछ दिखा नहीं रहा है, तो फिर प्रॉपर कह नहीं सकते हैं। जबकि एग्ज़ाम जुलाई में दिखा रहा है, तो अब जुलाई में तो एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तो फिर देखिए, जब भी आप सीडीपी का पोर्शन पढ़ते होंगे तो ये स्किनर महोदय आपको बहुत नज़र आते होंगे। इनसे आपका सीडीपी में जो यूपी टेट है, एमपी टेट है या रीट है, कोई भी टीचर एग्ज़ाम हो, तो इसमें आपका थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है और पेडोलॉजी से तो पूछा ही जाता है। तो आइए आज स्किनर के बारे में देखते हैं। और स्किनर से पहले आप लोगों ने कल मेरी थॉर्नडाइक की वीडियो ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी होगी तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो है और ये भी उतना ही है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सिर्फ की पॉइंट पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है या जो कभी कभी आया हुआ है। बाकी स्टिच कोई भी आलतू फालतू की चीज़ें नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे ना, दो बार, तो स्किनर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनर चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे, किसी तरह का घुमा के पूछे, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आइए अब अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्किनर जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्किनर का जो आता है ना, कि स्किनर किस देश के निवासी हैं, तो स्किनर अमेरिका के हैं, थॉर्नडाइक भी अमेरिका के हैं। तो हम आपको पिछले क्लास से कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि जो भी आप लोगों का है वो याद होता रहे। ठीक है, तो स्किनर आपके अमेरिका के हैं। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को और 1990 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन एक दो बार आया है कि स्किनर किस देश के मूल निवासी थे, तो यूएस ऑप्शन में मिलेगा या तो अमेरिका। ठीक है, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका में, वहाँ प्रोफेसर रहे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ के ये थे। इन्होंने सबसे पहला प्रयोग अपना 1930 में किया है। ये क्वेश्चन आया था कि स्किनर ने अपना सबसे पहला प्रयोग किस पशु पर किया था या जानवर पे किया था और किस वर्ष में किया था। तो 1930 में इन्होंने चूहे पे किया था और दूसरा किया था कबूतर पे किया था 1943 में। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कि स्किनर अमेरिका के एक मनोचिकित्सक थे। ठीक, दूसरा आपको ये रखना है कि इन्होंने दो जानवर पे प्रयोग किया था, एक चूहा और दूसरा कबूतर। चूहा वाला सबसे ज़्यादा पूछता है, कबूतर वाला नहीं पूछता, लेकिन चूहा वाला 1930 पे और कबूतर 1943। इनकी एक बुक है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इसमें दो शब्द इन्होंने दिए थे, एक माइक्रो टीचिंग, दूसरा दिया था अभिक्रमित अनुदेशन। ये दो शब्द दिए थे उन्होंने। इस टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में इन्होंने दो शब्द दिए थे, एक माइक्रो टीचिंग और एक अभिक्रमित अनुदेशन। ये जो दो शब्द है ना, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं जो चीज़ आया हुआ है उसे हाईलाइटेड करते जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, पढ़ने के साथ साथ ना आप एक बार नोट्स खुद बनाइए। एक बार अपने से एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे और एक बार खुद नोट्स बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में 90% चीज़ें बैठ जाएंगी एक ही बार में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पहला स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। पहला प्रयोग उन्होंने 1930 चूहे पे किया, दूसरा 1943 कबूतर पे किया। ठीक, इनकी बुक है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये तो एक बुक का नाम अक्सर एग्जाम में आता ही है। दो बुक और हैं जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिएगा थोड़ा सा ना, इसको ऑर्गेनिज्म को हम बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा तोतलापन है मेरे अंदर, तो आप सीरियसली न लीजिएगा। तो देखिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरी है बियॉन्ड फ्रीडम
डिग्निटी, ये 2 बुक आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बुकें प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड पे इन्हें रखा हुआ है। ठीक है, देखिए इनकी 3 बुक का नाम हो गया। आप देखिए इन्होंने जो स्किनर का क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन, ये पूछता है कि क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन किस वैज्ञानिक ने या किस मनोशिक्षक ने दिया है, तो आप स्किनर के साथ जाओगे। पूछ देगा क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप स्किनर के साथ जाओगे। अब देखो इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है वो देखिएगा। देखिए ये आर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, आर यस थ्योरी के नाम से। देखिए जब हम थॉर्नडाइक पढ़ रहे थे तो यस आर थ्योरी थी, थॉर्नडाइक में यस आर थ्योरी थी। ठीक, वहाँ पे उन्होंने स्टिमुलस को ज़्यादा फोर्स किया था, मतलब स्टिमुलस पे ज़्यादा उन्होंने बल दिया था, लेकिन ये आर पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। आर का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, पुनः बलन। आगे हम समझाएंगे पुनर्बलन होता कैसे है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आर एस थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है। इनके पहले देख लीजिए इनके और सिद्धांत। आर थ्योरी पूछेगा तो आप स्किनर के साथ जाओगे, आर एस पूछेगा तब भी स्किनर के साथ जाएंगे, यस पहले आ जाएगा तब आप चेंज कर देंगे। तीसरा है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ये पूछेगा तब भी आप स्किनर के साथ जाओगे। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, तब भी आप स्किनर के साथ जाओगे। चौथा हो गया नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत पूछेगा, तब भी आप स्किनर को टिक करोगे, स्किनर के साथ जाओगे। देखिए ये 5 है, पहला है आर थ्योरी, दूसरा आर एस थ्योरी, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने सिर्फ इस पे प्रयोग किया था। आप ये बोलिए पुनर्वलन का सिद्धांत के जनक जो है ना वो सीएल हल है, ये इनके जनक है। जो ये पुनर्वलन लिखा है ना, इस पे सिर्फ स्किनर ने प्रयोग किया था, जबकि इसके जन्मदाता जो हैं वो सीएल हल है। देखिए दोस्तों, जो पुनर्बलन है रेनफोर्समेंट, स्किनर ने सिर्फ इसका प्रयोग किया था, इसके जनक जो है ना वो सीएल हल है, इसीलिए मैंने इसको नोट्स में डाल दिया है। देखिए पुनर्बलन यानी रेनफोर्स सिद्धांत के जनक जो हैं सीएल है। जब एग्जाम में आएगा कि पुनर्बलन के सिद्धांत के जनक कौन है, तो ऑप्शन आप सीएल लगाओगे, लेकिन जब बोलेगा इस पे प्रयोग किसने किया था, तो आप स्किनर के साथ जाओगे। ठीक है, और आइए इस पे चलते हैं। देखिए ये कुछ चीज़ें बताने से पहले मैं इस पे आऊँगा। व्यवहार के प्रकार ये 2 तरह के होते हैं, प्रतिक्रियात्मक और सक्रिय। ये 2 शब्द आपको नहीं समझ में आया होगा, सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक। जैसे देखिए कोई मान लीजिए आप ही हैं, जब छोटे बच्चे रहे होंगे या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा और आपके सामने मान लीजिए आपने गरम कुकर या कुछ भी बर्तन या कुछ भी रखा होगा सामने, तो वहाँ क्या है कि बच्चा अब छोटा है तो उसको पता नहीं है, वो बार बार उसकी साइड में जा रहा है उस गरम बर्तन की तरफ, लेकिन आपको तो पता है कि वो गर्म है, बच्चा छुएगा तो वो जल जाएगा। होप दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कभी भी अब रात में देर से न आइए, वैसे आते भी नहीं होंगे आप लोग। कोशिश ये कीजिएगा कि डांट वाला काम ना करें, तो ये इसी में आ जाएगा। अब मान लीजिए आप 10-11 बजे रोज़ आएंगे, क्यों रोज़ आएंगे? जब आपको डांट नहीं पड़ेगी तब। यदि डांट पड़ गई अच्छे से पापा मम्मी ने क्लास ले लिया, तो अब दूसरे दिन टाइम से ही घर आ जाओगे। 9 बजे कोचिंग बंद होगी तो 9:30 बजे तक आप घर ही आ जाओगे, 10 नहीं बजने दोगे आप। तो ये बात आपको समझ में आएगी। सक्रिय की बात मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप मान लीजिए क्लास में टीचर हो और आपके सामने आपको बच्चों को टेस्ट लेना है, तो आप बच्चों से कह दोगे कि जो फर्स्ट आएगा उसे मैं चॉकलेट दूंगा या वेरी गुड लिख दूंगा, तो क्या है कि बच्चा एक्टिव हो जाएगा, वो उस पर अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करेगा। और जो बच्चा आएगा फर्स्ट, आप उसको वेरी गुड या चॉकलेट दे दोगे, तो वो जो अगली बार आप टेस्ट लोगे ना, तो उससे पहले वो तैयारी करने लगेगा। वो क्या होता है कि पॉजिटिव मोटिवेशन में जाता है। सक्रिय मतलब होता है कि आप लगातार
अच्छे परफॉर्मेंस देने की कोशिश करोगे। जब आपको कोई चीज़ अच्छी मिले, या देखिए जब आप उस चीज़ को कब दोहराते हो, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको अच्छा फ़ील होता है, तभी आप उस चीज़ को बार-बार करने की कोशिश करते हो। और जब बुरा फ़ील होता है तो आप उसे नहीं करते हो। भाई पहली बार करोगे या तो अच्छा फ़ील होगा या तो बुरा। अच्छा फ़ील होगा तो उसे आप आगे कंटिन्यू रखोगे, बुरा फ़ील होगा तो आप उसे छोड़ दोगे। कुछ लोग होते हैं उनको बुरी चीज़ करने में मज़ा आता है, बट ये चीज़ ये होती है सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक, ये दोनों वर्ड आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत का जो विशेषता है उसमें पुनर्बलन आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्बलन मतलब रेनफोर्स, ये चीज़ इसी पे स्किनर ने फोर्स किया है। स्किनर ने इसी पे ज़्यादा बल दिया है, जबकि थॉर्नडाइक ने यस स्टिमुलस पे ज़्यादा बल दिया है। ठीक है। और सीखने के लिए अभ्यास पे अधिक बल दिया गया है। जब कोई चीज़ आपको नहीं आती है, अब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप इस सीडीपी पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और जो मैं बात अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूँ आप खुद अपनी लैंग्वेज में कहने की कोशिश कीजिए और खुद से नोट्स बनाइए कि मतलब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं कोई छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लिया, आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे या बहुत सारे लोग होंगे या कोई भाई बहन होगा जो रात में देर से आता होगा तो अच्छी खासी डांट पड़ जाती हो, तो उससे आप खुद को प्रैक्टिकली जोड़ के नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक, तो आप सीखने के अभ्यास पे अधिक बल दिया जाता है। इस क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की विशेषताएं मैं बता रहा हूं मैं कि पुनर्बलन आवश्यक तत्व है, सीखने के अभ्यास पे अधिक बल दिया जाता है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम मतलब लर्निंग होता है, इसको इंग्लिश में लर्निंग मतलब सीखना बोलते हैं, के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है। और देखिए अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित है। यही बात मैं बता रहा था कि जो स्किनर है पुनर्बलन पे दिए ना कि उद्दीपन पे दिए। उद्दीपन मतलब यस मतलब स्टिमुलस, ये थॉर्नडाइक वाला है, ये थॉर्नडाइक इस पे बल दिए हैं इसलिए इसको यस आर बोला गया और स्किनर वाले को आर यस बोला गया है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन्होंने पुनर्बलन पे रेनफोर्समेंट पे ज़्यादा बल दिया है। ठीक है। अब देखिए ये सिद्धांत का प्रयोग जटिल से जटिल कार्यों को सीखने में किया जाता है। जैसे कोई कठिन कार्य है, आपसे एक बार में नहीं हो रहा, मान लीजिए अब यूपी टेट है, आपसे एक बार में क्लियर नहीं हुआ, आप दूसरी बार अभी से मेहनत करोगे ना कि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब करोगे। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम मिला है तो अभी थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपके दिमाग पे कोई वर्डन नहीं पड़ेगा। और जब सही डेट आ गया कि हाँ अगले महीने एग्ज़ाम है, अब हड़बड़ाहट में आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा समय दोगे तो ये जटिल कार्यों को सीखने में मदद करता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब किसी की बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करना चाहिए। यदि आप बच्चे से अच्छा रिजल्ट चाहते हो ना तो उसे छोटी छोटी कामयाबी पे छोटे छोटे चीज़ों पे उसे मोटिवेट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी भी क्लास में टॉप 5 में वो बच्चा आता है, 5वें नंबर पे आता है, तो आप डांटिए मत बच्चे को तुम पहले नंबर पे क्यों नहीं आए, उसे मोटिवेट कीजिए। अच्छा 40 बच्चों के क्लास में तुम 5वें नंबर पे आए, वेरी गुड। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। यदि देखिए आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा भी है तो वो जैसे 10 क्लास में या 12 क्लास में या फिर कोई भी हो जो छोटा बच्चा स्कूल जाता हो, यदि 40 बच्चों की कैपेसिटी है क्लास में और टेस्ट में बच्चा 5वें नंबर पे आता है तो आप उसे डांट नहीं सकते हो। डांटोगे तो उसके दिमाग में डिमोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप 40 बच्चे में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वेरी गुड, आपने 40 बच्चों में 5वां नंबर लाया, बेटा अगली बार जब टेस्ट होगा तो अब कोशिश कीजिएगा कि टॉप 5 से और आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सेकंड नंबर पे आ जाओ, फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। उसे मोटिवेट करेंगे तो वो कोशिश करेगा। वहीं आप डांट दोगे कि 5वें नंबर पे क्यों आए, पहले नंबर पे तुम्हें आना चाहिए था, क्या करते हो दिन भर, क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, तो बच्चा वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। बच्चे को अब मोटिवेट करोगे उसे सकारात्मक, यहाँ देखिए मैंने 2 वर्ड इसीलिए लिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आपसे बच्चे को अच्छा काम लेना है तो बच्चे की तारीफ़ कीजिए, वो बेटर करके देगा। और नेगेटिव करोगे तो डिमोटिवेट हो जाएगा। जैसे आप ही है, यदि आप टेट यूपी टेट जो इस साल नहीं क्वालिफाई हैं तो
कोई बात नहीं 2-4 नंबर से रुक गए, लेकिन आपको मोटिवेट करो कि हम 90 नंबर पाने के कितने करीब पहुंच गए थे। यदि हम थोड़ी सी और मेहनत खुद पे करेंगे, जो हमारी वीकनेस है उसको हम कम करेंगे, तो हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है, इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें लिखी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब देखिए इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल से जटिल कार्यों को सीखने में किया जाता है। यदि कोई कठिन कार्य है तो इस कार्य को सीखने के लिए पुनर्वलन, यदि आपसे कोई अच्छा टफ काम लेना है तो पुनर्वलन ज़रूरी है। पुनर्वलन का मतलब मोटिवेट आप कीजिए, उसको रेनफोर्समेंट कीजिए, उसको किसी चीज़ की जैसे प्रैक्टिस कराई जाती है ना उस बात पे। और देखिए बालक के व्यवहार में परिवर्तन, अब बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा? अभी मैंने क्लास का एग्जांपल दिया ना, यदि आप उससे डांटोगे तो बच्चे के व्यवहार में डिप्रेशन वाला व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और वहीं उसे मोटिवेट करोगे, उसे वेरी गुड कहोगे कि नहीं 5वें नंबर पे आया, वेरी गुड 40 बच्चों में 5वें नंबर पे आया, तो दोनों के व्यवहार में अब दोनों करके देखिएगा अपने बच्चे पे, तो शायद आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे बच्चे आसपास से होंगे। जब उनको मोटिवेट किया जाता है तो वो बच्चे कितने खुश होते हैं, तो उनके व्यवहार में ऑटोमेटिक चेंज आ जाता है। करके सीखने पे अधिक बल दिया जाएगा। आप ही है, जैसे मैंने इसे बताया अपनी लैंग्वेज में, मैंने इसे अपनी लैंग्वेज में उदाहरण देने की कोशिश किया, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपनी लैंग्वेज में इस नोट्स को बनाइएगा। जो स्किनर हैं, जब आप खुद नोट्स बनाएंगे इसे देख के, तो आप जब नोट्स बनाएंगे ना तो आप खुद करेंगे, खुद लिखेंगे। दूसरे के नोट्स पढ़ लेने से आपको उतना बेटर समझ में नहीं आएगा। फिर से बताते हैं, इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल से जटिल कार्यों को सीखने में किया जाता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करके सीखने पर अधिक बल, बच्चों द्वारा समस्या समाधान विधि का विकास। ये सारा चीज़ों में एक ही एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। जैसे इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल से जटिल कार्यों को सीखने में किया जाता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करके सीखने पे अधिक बल। अब जैसे कुछ बच्चे मुझसे डायरेक्ट नोट्स मांगते हैं, मैं उनको नोट्स भेज दूँ, ठीक, वो बच्चे देख लिए, पढ़ लिए, तो उतना बेटर समझ में नहीं आएगा जितना मैं इस पे जो लिखा है इसे आप खुद नोट्स बनाएंगे, या फिर मैं जो नोट्स भेजता हूँ उसे आप पढ़ो ना, उसको आप पढ़ते के साथ साथ अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी पे उतारिए, उसे लिखने की कोशिश कीजिए। अपनी लैंग्वेज में नोट्स को बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, करके सीखने पे अधिक बल दिया गया है स्किनर पे। बालक के व्यवहार में परिवर्तन, अब जैसे कोई बालक है, अभी मैंने जो बोला ना, जब आप क्लास में टेस्ट दे रहा है बच्चा, 5वें नंबर पे आ रहा है, तो वहाँ आप उसे चाहो तो मोटिवेट करके और बेटर रिजल्ट पा सकते हो, या डांट के या उसे डीमोटिवेट करके आप उसके रिजल्ट पे और भी गंदा प्रभाव डाल सकते हो। तो उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक जब आप उसकी तारीफ़ करोगे तो बच्चा और पॉजिटिव होगा कि हाँ मुझे और बेटर करना चाहिए। आप वहीं डांट दोगे, ऐसा क्यों किया तुमने, क्या करते हो, 5वें नंबर पे क्यों नहीं आए, क्यों आए, तुम्हें क्या करते हो, दिन भर घूमते रहते हो, तो वो बच्चे पे नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो वो चीज़ व्यवहार में परिवर्तन के लिए ज़रूरी है। बच्चे द्वारा समस्या समाधान विधि का विकास, इससे बच्चे को जब आप कोई चीज़ करेंगे ना तो आपको समाधान ज़्यादा, समस्या का जो समाधान है उसे आपको खुद ही मिल जाएगा। मान लीजिए कोई, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि मैं अभी नया ऑनलाइन आ रहा हूँ बनाना, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो कहीं चीज़ें फंस रही हैं, कहीं कुछ हो रही है, तो मैं अभी सीख रहा हूँ। तो अभी परफेक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ को आपको अच्छे से अच्छे बना के दूँ। तो यही समस्या समाधान में ढूंढ रहा हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, कैसे मैं इस जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है उसे मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो ये मैं खुद ही समस्या समाधान का विकास। आत्मविश्वास, जब आप मोटिवेट होंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। जब आपको, अब जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम है, इस साल जो हुआ, बच्चे 2 नंबर 4 नंबर से रुक गए, तो आपको खुद को मोटिवेट कीजिए, चलो 2 बार 2 नंबर से रुका, कम से कम उतना 90 नंबर तक, 90 नंबर में 85 80 जो भी पाया मैंने, कम से कम आधा से ज़्यादा नंबर लाया ना। अब इस बार कोशिश करूँगा कि मैं 100+ ला सकूँ। तो आप खुद को मोटिवेट रखिए। नो डाउट पास फेल लगा रहता है, लेकिन वो डिग्री मायने नहीं रखती, आप कितना सीखते हो वो मायने रखता है। भाषा की मैं बात करता है ना, वही से दोस्तों, भाषा की मैं बात करूं, जो जैसे भाषा, जैसे हम ही हैं या आप ही हैं, हम लोग जिस घर में जन्म लेते हैं, ठीक,
जो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही लैंग्वेज हम लोग भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा भोजपुरी या हिंदी बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज वही चीज़ होती है, भाषा हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के माहौल में होता है। अब जैसे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें कुदरत के हाथ में होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि कुदरत ने मुझे लड़का बना के भेजा है, हो सकता है कुदरत मुझे लड़की बना के भेज सकता था, हो सकता है कुदरत मुझे हिंदू बना के भेज सकता था, या कुदरत मुझे मुस्लिम बना के भेज सकता है। तो इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं। अब जो चीज़ हमारे हाथ में है नहीं उस पे हम डिबेट क्यों करें। अब कुदरत आपको हो सकता है हिंदू के घर में पैदा कर दिया है, हो सकता है कुदरत आपको मुस्लिम के घर में पैदा कर दे या सिख के घर में पैदा कर दे, तो इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो तो कुदरत ही जानता है ना। अब कुदरत हमें इंडिया में भेजा है, हो सकता है हमें श्रीलंका या दक्षिण भारत में भेज देता तो हम तमिल शुरू से ही बोलना जानते, विदेशों में भेजता तो इंग्लिश जो सीखते, इस्लामिक कंट्री में भेजता तो अरबी या फिर वहाँ की जो लैंग्वेज होती वो सीखते। तो भाषा हम अपने एनवायरमेंटल जो हमारे आसपास बोली जाती है उसी पे हम सीखते हैं। क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को हम जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मैंने ये बनाया है चूहा और स्किनर, मैंने जो प्रयोग का बात मैंने किया था तो ये स्किनर बॉक्स इसको बोला जाता है। जब इनकी डेथ हुई तो इनके जो स्टूडेंट थे इन्होंने इसको स्किनर बॉक्स नाम दे दिया। अब जैसे एक चूहा है, भूखा है, ये इधर उधर कूद रहा है और यहाँ एक लीवर है, यदि इस लीवर पे इसे पैर रखता है और लीवर नीचे दब जाता है, ठीक, तो क्या होता है कि एक दाना इसको भोजन मिलता है। फिर जैसे दोबारा इसको लीवर पे पैर दबाता है फिर उसको खाना मिलता है। फिर तीसरी बार तो उसको समझ में आ गया कि इस लीवर पे पैर रखने से मुझे खाना मिलेगा, तो इस क्रिया को वो बार बार दोहराएगा। जैसे मैं अभी बच्चों का एग्जाम्पल देते आया हूँ, इसी तरह इस चूहे को जब ये पता चल गया कि इस लीवर पे पैर मैं दबाऊंगा तो ऊपर से मुझे खाना मिलेगा, फिर वो दबाएगा, खाना मिलेगा। अब वही इस लीवर पे वो दबाता और उसे चोट लग जाती तो दोबारा इस पे नहीं आता, कहता कि यहाँ जाने से मुझे चोट लग सकती है, इसलिए वो दोबारा नहीं जाता। इसी को पुनर्बनन कहते हैं। जैसे कि चूहे ने दबाया, इसको ऊपर से भोजन मिला। मैंने ये फ़ोटो अपने हाथ से बनाई है तो आपको उतना अच्छा से नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिगर पे नहीं जाइए। जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसे बस ध्यान से दीजिएगा कि ये जो नीचे लीवर है ना, ये जो लीवर है इस पे जैसे ही ये पैर रखेगा ऊपर से उसको खाना मिल जाएगा। जैसे ही ये मिला तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ मैं पैर रखूँगा तो मुझे खाने को मिलेगा, तो वो बार बार वहाँ पैर रखेगा और उसे खाना मिल जाएगा। अब वहीं ये यहाँ उसे चोट लग जाती तो वो समझ जाता कि यहाँ जाने से मुझे चोट है, तो वो दोबारा वहाँ चीज़ नहीं जाती। देखिए थोड़ा सा कि टेक्निकल इशू हो रहा है, हो सकता है ये वीडियो उतनी अच्छी क्वालिटी में ना बनी हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एग्ज़ाम भी लगा हुआ है तो इसलिए मैं टेक्निकल पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस कोशिश मैंने की है बेटर बनाने की। यदि अच्छी बनी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा दोस्तों। और भाषा आपको समझ में आ गई होगी, ये इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पेडोलॉजी में बनते हैं, ये जो चीज़ है ना ये पेडोलॉजी में बनते हैं। ये भाषा वाला सबसे ज़्यादा पूछता है कि भाषा कहाँ से है, तो आप रीजनल मतलब अपने आसपास के माहौल पे जो डिपेंडेंट होता है वही चीज़ होती है। बाकी कुदरत आपको हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, सिख बनाया, ईसाई बनाया, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए, इंसान रहिए, इंसान ही बेटर है। और कोशिश यही कीजिए एक अच्छा टीचर बनने की। यहाँ से पेडोलॉजी बनती है। आज की क्लास हाई हो, अच्छी बनी हो, बट मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि मैं सेटिस्फाई हूँ। हो सकेगा तो मैं आगे इसी चैप्टर को फिर से अच्छे से कोशिश करूँगा बनाने को, ठीक है। आज थोड़ी टेक्निकल इशू हो रही है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी बनी हो तो भी लाइक कीजिएगा, नहीं बनी होगी तब भी लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेट की मुझे भी ज़रूरत हो, तो आई होप आप मेरा साथ दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस पर एक बार और अच्छे से लेक्चर ले लूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं इस पर एक बार अच्छे से क्लास ले लूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।